दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। मैं मध्य प्रदेश का एक छोटी से गांव का रहने वाला। मेरे जो सपने हैं ना, बहुत बड़े बड़े मैं देखा करता था कि मैं जब नौकरी करूंगा तो मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, जिससे अपने घर को चमका के रखूंगा। मैं अपनी छोटी बहन का धूमधाम से शादी करूंगा। जो देखने वाले हैं देखते ही रह जाएंगे। ना जाने क्या क्या मैं सपना देखता रहता था। मैं कभी कभी ऐसा सपने में देखता था कि मैं बहुत बड़ा अमीर बन चुका हूँ। मेरी एक मित्र है, एक लड़की मित्र है। मैं उसके साथ दोस्ती किया हुआ हूँ। ऐसे मैं सपने देखा करता था जब मैं जवानी के दहलीज पर पहुँच रहा था। लेकिन जब मैं बड़ा हो चुका, मैं जब जॉब में लग जाता हूँ, और वो भी जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, और तब मुझे पता लगता है कि जितना मैं बड़े बड़े सपने देखा करता था, यथार्थ के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी संघर्ष मुझे करना पड़ रहा था, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही थी। मैं सारे सपने भूल जाता हूँ। वो सारे सपने मेरा चकनाचूर हो जाते हैं। जब मुझे यथार्थ पर, धरातल पर लौटता हूँ, तब लगता है कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। आखिरकार मैं अब अपने काम में लगा हुआ था। मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। 27 साल उम्र मेरी हो चुकी थी, लेकिन प्रेम किसी लड़की से ना भावना, मुझे तो फुर्सत ही नहीं थी इसके बारे में सोचने के लिए। मुझे तो बस एक ही सोच हमेशा दिमाग में चलती रहती थी कि कब मेरी बहन की शादी हो जाए। मैं धूमधाम से शादी करने का सपना देखता था। चलो इतनी धूमधाम से नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा से हो जाए। मैं कहाँ बड़े बड़े सपने अपनी बहन के लिए देखता था, और वो सपने घटते घटते बहुत छोटे हो चुके थे। आखिरकार मुझे बहन का शादी करने का अब जो टाइम मौका था, अब मेरे पास में बहुत कम था। बहुत लिमिट समय मेरे पास में था। एक साल कोई ज़्यादा टाइम ये मैं कह नहीं सकता हूँ। जिस हिसाब से मैं नौकरी कर रहा था, जिस हिसाब से मेरी सैलरी थी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल भरा काम था। जितना पैसा मिलता था, कुछ तो हमारे कमरे का रेंट में चला जाता था, कुछ होटल में हम खाना खाते थे, उसमें पैसा खर्च हो जाता था, और इसके अलावा कभी कभी और भी कुछ खर्चे छोटे मोटे हो जाते थे। अब जो मुश्किल से पैसा अब मैं घर पर भेजता था, मुझे नहीं लगता था कि उस पैसे में हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे माँ मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता देख पाएंगे और धूमधाम से शादी हो पाएगी। मुझे नहीं लगता था। लेकिन मैं निराश कभी नहीं होता था। मैं निराशवादी तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से सपने देखता था ना। सपने देखने वाले कभी निराश नहीं होते, और ऐसा भी मैं भी था। मैं जब गांव जाता था तो चर्चा होती थी बहन की शादी के लेकर के। मेरे पिताजी, मेरी माँ बैठ करके मुझसे बातचीत करते थे। मैं अपना दुख तकलीफ उनको बताता था कि देखो माँ, सपने तो बहुत बड़े बड़े हमने देखे थे, लेकिन अब हम यथार्थ पर लौट आए हैं। हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम अपने बहन को धूमधाम से शादी करूं। क्योंकि मैं एक फील्ड वर्कर था, फील्ड में जाता था, टेक्नीशियन था, और सैलरी बस थोड़े बहुत ही मैं बचा पाता था। उससे ज़्यादा बचत हो ही नहीं पाती थी। माँ बाप को भी पता था कि बेटा जितना कमाता है अपने पर तो बहुत कम खर्च करता है, और बाकी पैसा तो घर पे भेज देता है। लेकिन पिताजी मेरी तरह थे, वो भी हार नहीं मानते। लड़का देखते हैं, पसंद कर लिया जाता है, और फिर 1 साल का मुझे टाइम मिलता है। अब मैं सोच रहा था कि काश ये टाइम थोड़ा और बढ़ जाता, कुछ पैसा और मैं बचत कर लेता। लेकिन अब मेरे हाथ की बात नहीं थी। मैं बहुत परेशानी में हमेशा सोचता रहता था कि कहीं से मुझे पैसा मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ धन मुझे मिल जाए, रास्ते पर कोई बैग छूटा हुआ मिल जाए, तो मेरा तो सारे काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैं सपने हमेशा अपने दिमाग में देखता रहता था। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, वो हकीकत तो बन ही नहीं सकते। वो रात की मैं बात बता रहा हूँ। मैं अपने कॉलोनी में, जहाँ पर मैं किराए का कमरा था, मैं तो खाना बनाता नहीं था। मेरे पास ना कोई बर्तन था, ना कोई भाड़ा था।
मेरे पास में ऐसा कुछ रखता ही नहीं था। मैं सुबह नाश्ता करता था होटल में, दोपहर का खाना खाता था होटल में, और रात का भी वही मेरे सब कुछ चलता था, होटलबाजी ही चलता था। हाँ, मुझे तो बनाने भी नहीं आता था। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं पास के अपने कॉलोनी के जो रोड था, मेन रोड, वहाँ पर एक ढाबा था। ढाबा एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा बाबा चलाया करते। ढाबा तो नहीं बोल सकते उसको, अब होटल ही ऐसा कुछ बोल सकते हैं। चल मतलब काम चलाऊ टाइप का, क्योंकि वो महंगा नहीं था, बहुत साधारण रेट में खाना हमें मिलता था। घर जैसे खाना लगता था, जैसे मेरी माँ का हाथ का बना हुआ हो। जब मैं अपने कॉलोनी के तरफ रहता था, अपने शहर में रहता था, मैं उसी जगह पर खाना खाना पसंद करता था। मैं उस रात की बात बता रहा हूँ। मैं बताया ना आपको, मैं फील्ड वर्कर था, टेक्नीशियन था। तो मेरे पास में कंपनी का दिया हुआ बाइक था, पेट्रोल वगैरह सब कुछ कंपनी भरती थी, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं, मेंटेनेंस सब कुछ कंपनी करती थी। मैं लौटा था रात को, रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त था। मुझे भूख लगी हुई थी। रास्ते में मैं 2-3 ढाबा छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसी ढाबे पर जा कर के भोजन करना था, जहाँ मैं हमेशा करता रहता था। एक तो उसमें पैसे भी कम लगते थे और खाना भी ठीक ठाक मिल जाता था घर के तरह। तो मैं सारे ढाबे को छोड़ कर के चलो भाई वहीं खाएंगे। वो ढाबा कभी कभी रात को 12 बजे तक खुला रहता था। हमारे जैसे छोटे मोटे लोग वहाँ पर भोजन किया करते थे। कोई ट्रक वाला रुक गया तो शायद उसको कम पैसे में भोजन करना है तो वो भी कर लेता था। मैं भी उसी लालच में रहता था। लेकिन जब वहाँ पर आता हूँ ना, तो बिल्कुल सुनसान हो चुका था, एक भी ग्राहक नहीं था वहाँ पर। मैं तो हैरान रह गया था, कहीं ढाबा बंद ना हो जाए, मैं फिर भूखे रह जाऊँगा, क्योंकि मैं पीछे सारे ढाबा पर मैं रुका ही नहीं था। मैं अपना बाइक ले आकर के उसी ढाबे पर रुकता हूँ। आज जो आंटी थी अब बर्तन भाड़ा समेट रही थी। मुझे देख करके मुस्कुराते हुए कह लगी, बेटा आज लेट आए हो, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि ज़रूर तुम आओगे, मैं खाना बचा के रखी हूँ। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। इसके बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के वक्त आंटी जितना बर्तन भाड़ा सब कुछ समेट करके, और वो दरवाज़ा भी लगभग भेड़ चुकी थी। मैं जानता था अंकल आंटी अब आराम करने के मूड में हैं। मैं भी जल्दी से वहाँ से निकलता हूँ, अपने बाइक के पास जाता हूँ, और मैं कस लगाया करता था। कभी कभी खाना खाने के बाद में बस यही मेरी ऐप थी। इसके अलावा मेरे पास में ऐसा कोई ऐप था ही नहीं। पैसे नहीं थे तो ऐप कहाँ से आएंगे, ना कोई संगत साथ ऐसा था, तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहा करता था। मैं बताया ना, लड़की की कोई चक्कर था नहीं मेरे जीवन में। ऐसा लगता था मेरे हस्तरेखा में कोई लड़की थी ही नहीं प्रेम करने के लिए, और ना मुझे इसके बारे में सोचने का मौका मिलता था। मैं जहाँ तक कोशिश करता था परिश्रम करना, शायद परिश्रम से कुछ मुझे पैसा मिल जाए, मैं यही करता रहता था। संघर्ष भरा जीवन था मेरा। मैं बाइक के पास कस लगाने लगता हूँ, इधर जो आंटी है ना, वो ढाबा अपना पूर्ण रूप से बंद कर देती है। शांति पहले थी और भी शांति हो जाती है। बाहर में जो रोशनी हुआ करती थी वो भी वो बंद कर देती है। अब ढाबा में कुछ है नहीं तो रोशनी जला करके फ़ायदा क्या है। मैं भी चांदनी रात थी, अगर अंधेरी रात होती तो शायद मैं इतना नज़ारा देख भी नहीं पाता। मैं देखता हूँ सामने की तरफ से एक नौजवान लड़की मुंह ढके हुए दौड़ती हुई आ रही है, इसी ढाबे की तरफ जहाँ पर मैं बाइक लगा के खड़ा हुआ था। दौड़ती हुई आ रही थी, और उसके पीछे में एक पुरुष था जो उसका पीछा कर रहा था, उसके पीछे दौड़ रहा था। मुझे लगा देख करके, अब उस टाइम तो मैं कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना देख करके जरूर लगा लड़की को मदद की ज़रूरत है, लड़की मदद मांगने वाली है, मदद की ज़रूरत है। वाकई में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वो मेरे बाइक पास आ जाती है, कहती है, सर 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 आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। मैं अब उसकी तरफ देखता हूँ, आधा चेहरा ढका हुआ था, आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस्म के हिसाब से कद काठी देख करके मुझे लगा ये जरूर एकदम नौजवान लड़की है। मैं कहने लगा, बताओ ये तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा है? कहती है, सर मुझे बचा लो,
मुझे बचा लो सर, नहीं तो मुझे पकड़ के ले जाएगा फिर ये। बड़ी मुश्किल से मैं इसके साथ छोड़ के भागी हूँ, फिर मैं दोबारा इसके पास जाना नहीं चाहती। आप सर मुझे बचा लो, आप सर मुझे बचा लो। मैं कहता हूँ कदकाठी में मैं ठीक ठाक था। मैं कहने लगा तुम डरो मत, डरो मत, जो होगा मैं देख लूँगा। लेकिन जो उसका पीछा कर रहा था ना, वो तो बहुत पहले ही खड़ा हो चुका था। उसको लग चुका था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वो रुक चुका था। मैं देख रहा था, लंबे लंबे दाढ़ी वाला, ऐसा नहीं कि बूढ़ा इंसान था, नौजवान जैसा दिख रहा था। लंबे लंबे बाल भी था और वो पगड़ी सी बांध रखा था, काला कपड़ा पहने हुए था। दूर से ही वो खड़ा होकर के हम लोग की तरफ में देख रहा था। जहाँ पर मेरी बाइक खड़ी थी, वो लड़की अभी भी डरी हुई दिखाई दे रही थी। बार बार कह रही थी कि सर सर आप मुझे बचा लो, सर मुझे बचा लो। मैं आंटी को आवाज़ देने लगा, आंटी 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 दरवाज़ा खोलो, आंटी दरवाज़ा खोलो, ढाबे वाली को। लेकिन शायद वो नींद में जा चुके थे या फिर कोई लफड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, ना मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो जो नौजवान था जो लड़की के पीछे भाग रहा था, वो तो दूरी एक जगह पर खड़ा होकर के वो घूम घूम करके और हमारी तरफ देख रहा था। मौके के इंतज़ार में था कि कब वो लड़की के पास पहुंच जाए। लेकिन वो मुझे देख लिया था, कदकाठी से भांप लिया था कि अगर मैं वहाँ गया तो उल्टा कहानी बन जाएगी, इसलिए डर गया था। और वो दूर खड़ा होकर के बस घूरता जा रहा था। लड़की अभी भी डर रही थी। मैं कई बार आंटी को, ढाबे वाले को आवाज़ दिया, आंटी आंटी दरवाज़ा खोल दो, अंकल दरवाज़ा खोल दो। लेकिन वो लोग शायद सो गए थे, या फिर मैं यूँ कहूँ ना, वो लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। अब तो वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है भाई, बूढ़े लोग थे, क्यों लफड़े में पड़ेंगे। आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, क्यों लफड़े में फंस करके अपनी ज़िंदगी को और गलत दिशा में ले जाएं, क्या मतलब है। मैं सोच दिया कि शायद आंटी सो चुकी है। मैं कहने लगा, पहले आप बताओ आपके साथ में हुआ क्या। तब वो लड़की रोने लगती है, कहती है मैं क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है, बस आप सर मुझे इस नौजवान से, इस आदमी से मुझे बचा लो। अब मैं कहता हूँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन वो अपनी जगह से जहाँ पर खड़ा था वहीं आसपास में घूम रहा था, बार बार खड़ा होकर के फिर हमारी तरफ देखने लगता था। मुझे भी उसको देख करके संदेह तो काफ़ी हो रहा था, ज़रूर ये लड़की का पीछा छोड़ना नहीं चाहता। मैं कब तक इंतज़ार करूँगा। खाना खा चुका था। अब मैं कहने लगा, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है। तब उस टाइम वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप थी। शायद उसको देख रही थी नौजवान को कि कहीं फिर हमारे पास तो नहीं आ रहा। लेकिन वो अभी जहाँ था वहीं खड़ा था। लड़की डरी हुई थी। मैं कहता हूँ तुम्हारा घर कहाँ पर है, घर कहाँ पर है। कहती है पास में ही है, पास में ही है। मैं कहने लगा, अरे पास में कोई जगह का तो नाम होगी। तब वो मेरी ही कॉलोनी का नाम बताती है कि मेरा उसी कॉलोनी में घर है, मेरा उसी कॉलोनी में घर है। मैं कहता हूँ फिर चिंता मत करो, बाइक पर बैठो और जो होगा देखा जाएगा, तुम डरना मत। आखिरकार लड़की हिम्मत करती है, मेरी बाइक पर बैठ जाती है। अब बाइक स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जाना उसी तरफ में था जिधर वो नौजवान खड़ा हुआ था, वो पगड़ी वाला। जैसे मैं बाइक स्टार्ट करके आज उसी तरफ चल देता हूँ, कलेजा मेरा धक धक कर रहा था कि ना जाने अब क्या होगा। मैं झगड़े झंझट में बहुत कम पड़ता था, लेकिन जब मैं उस तरफ चलने लगता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अगर आएगा तो आज हम उससे लड़ाई भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मेरी बाइक स्टार्ट होती है ना, वो जहाँ पर खड़ा था उसी रोड पर वो अंधेरे साइड में चला जाता है, जंगल झाड़ था और उसमें जाकर के घुस जाता है। मैं उस जगह से जब गुजरने लगा तब मैं उस तरफ ध्यान दिया था, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। चलो हम उस एरिए से सही सलामत निकल चुके थे। जब हमारी कॉलोनी आ जाती है, तब मैं उस लड़की से पूछता हूँ कि किधर जाना है, तुम्हारा घर किधर में है। तब कहती है कि आप अंदर लेके चलिए। अभी भी वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं उसको गली गली ले करके, हमारी कॉलोनी इतनी बड़ी भी नहीं थी, जितनी गली थी सब गली में घुमा दिया था, कौन सा घर है, कौन सा घर है। लेकिन ऐसा लग रहा था
कि शायद अपना घर ही भूल गई है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं कहने लगा, कब तक मुझे गली गली घुमाओगी? कौन सा तुम्हारा घर है? तब कहती है, मुझे मालूम नहीं है, मैं भूल गई हूँ, मैं भूल गई हूँ। मुझे बड़ा ही लड़की अजीब ढंग से बिहेव करती हुई नजर आई। अब मैं कहता हूँ, मैडम जी देखो, मैं आपको बचा के यहाँ तक लाया हूँ, आपका घर मालूम नहीं है? ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? लड़की रोने लगी। मुझे लगा कि शायद इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। लड़की ये बिल्कुल आंसू बहा रही है। अब मैं लड़की का आंसू देख नहीं सकता था। अब मैं कहने लगा, घबराओ मत, अभी रात है, मैं मान लेता हूँ रात की वजह से शायद आपका घर नज़र ना आ रहा हो या पहचान नहीं पा रही हो, आप डरी हुई दिखाई दे रही हो। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं हमारे घर पर। आप डरिएगा नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आपको तकलीफ़ देने वाला हूँ। अगर चलना चाहती हो तो आप हमारे साथ में चल सकती हो। आप रात हमारे घर में बिता लेना, और सुबह मैं फिर आपको बाइक पर बिठा करके पूरा कॉलोनी घुमा दूंगा, तब तो आपका घर मिल जाएगा ना। वो सर हिलाने लगी। मैं कहता हूँ, फिर हम अपने घर की तरफ चलते हैं। मैं अपने घर की तरफ आता हूँ और बाइक खड़ा करके कमरा खोलता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। अभी तक मैं उसका पूरा चेहरा देख नहीं पाया था। अब हमारे पास तो एक ही फोल्डिंग चारपाई थी। हम अब हमारे पास में तो दो चार दी थी नहीं, लेकिन वो लड़की में हमारी आज रात की मेहमान थी। मैं कहता हूँ कि आप हमारे फोल्डिंग चेयर उस पर चारपाई पर आप सो जाइए। मेरा क्या है, मैं तो नीचे ही सो जाऊँगा। गर्मी का टाइम था और मैं पंखा चला करके लड़की को ऑफर कर देता हूँ, लेकिन लड़की खड़ी रहती है। मैं कहता हूँ, घबराइए मत, आप आराम से सो जाइए। आज जो भी हम बातचीत करेंगे अभी नहीं। आप भी घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, अब मैं भी थका हुआ हूँ। आप हम लोग सो जाते हैं और जो भी बातचीत करेंगे सुबह में। अब फिर मैं अपनी बाइक पर बिठा करके पूरा कॉलोनी का चक्कर लगवा दूंगा। आपका घर जरूर सुबह में मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा ये सब बताने के बाद शायद लड़की को समझ में आ गया था और तब वो फोल्डिंग पर जाके लेट गई थी। मैं भी एक चटाई से बिछा लिया फर्श पर और मैं अपना तकिया लेकर के अब उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते अभी तक मैं उसका चेहरा पूरी तरह से देखा नहीं था। वो लड़की भी सो गई, मैं भी सो गया था। जब मैं बाथरूम करने के लिए उठता हूँ ना, तब मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ। अब उसका जो दुपट्टा था ना, वो सरक चुका था, जिसे अपने आधे चेहरे को ढक रखा था। मैं उसकी सुंदरता देख करके हिल जाता हूँ। मैं कभी कभी सोचा करता था कि मेरी प्रेमिका कोई हो तो सुंदर होनी चाहिए। जैसा मैं कल्पना किया करता था, वो तो कल्पना मेरा साकार कर रही थी। बिल्कुल हूबहू मेरी कल्पना से मैच करने लगी थी। लेकिन अगले पल मैं अपने दिमाग को समझाता रहा, नहीं भाई, ये लड़की मेहमान है, हम इसको अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, ना वो हमें अच्छी तरह से जानती है। नहीं नहीं, अभी इस बारे में कभी सोचना भी मत। अपने मन को समझाता हूँ, शांत करता हूँ, और फिर मैं बाथरूम करके आ करके लेट जाता हूँ। मैं कुछ देर तक उस लड़की के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती है। सुबह जब मैं अंगड़ाई लेकर उठता हूँ, अब मैं चारपाई की तरफ मुड़ता हूँ तो देखता हूँ चारपाई खाली है। लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। मुझे लगा कि शायद बाथरूम वगैरह गई होगी और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन जब वो बाथरूम से नहीं आती है, तब मैं उसको आवाज़ देने लगता हूँ कि मैडम जी, आप कहीं बाथरूम में हो? सुबह हो चुकी है, अगर आप तैयार हो चुकी हो तो चलिए, पहले मैं आपको पूरा कॉलोनी घुमा दूँ, और कौन सा आपका घर है अब तो मिल जाएगा। अब तो दिन का टाइम है और आपने नींद भी अच्छी लिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका दिमाग भी शांत होगा। अब डरने की कोई बात नहीं है, हम इस विषय पर बात भी कर लेंगे। आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मैं कई बार उस लड़की को आवाज़ देता हूँ, लेकिन लड़की तो थी ही नहीं, तो हमारी बात कहाँ से सुनेगी। मैं बाथरूम में जाता हूँ तो देखता हूँ बाथरूम खाली पड़ा हुआ है। दरवाज़ा देखता हूँ तो दरवाज़ा सिटकनी खुली हुई थी। मतलब वो लड़की सुबह होते ही हमारी चारपाई से उठ करके चली गई है। अब मेरा घर में ऐसा कोई सामान, मैं पहले बताया हूँ ना कि मेरे घर में कोई कीमती सामान तो था ही नहीं। ले दे कर के एक फोल्डिंग चारपाई थी, एक तकिया, एक बिछौना, ऐसे ही मेरे पास में फकड़ आदमी घर में अब कौन सा कीमती सामान होगा।
चली जाती है, लड़की शायद चली गई, मैं यही सब दिमाग में बिठा लेता हूँ। शायद उसको घर याद आ गया होगा, मन शांत हो गया होगा और सुबह हो चुका है तो लड़की जा चुकी है। चलो अच्छा है, कम से कम अपने घर तो पहुँच गई। अब मुझे अपने काम पर निकलना है। मैं अपना नहाता हूँ, धोता हूँ और इसके बाद उसी ढाबे पर जाता हूँ जहाँ रात को मैंने भोजन किया था। हाँ, मैं उसी आंटी को कहता हूँ कि आंटी, आपने जल्दी दरवाज़ा तो बंद किया, लेकिन आप सो भी गए थे क्या? हाँ, तब कहने लगे, नहीं बेटा, हम सोए थे वो काफ़ी देर के बाद में, तेरे अंकल के साथ में हम कुछ बातचीत हिसाब किताब का कर रहे थे। मैं कहने लगा कि आंटी, मैं आपको कितना आवाज़ दिया, अंकल को भी इतना आवाज़ दिया, रात वाला कहानी उस लड़की का मैं सब कुछ बता दिया। मैं बताया ना, अंकल आंटी की तरफ देख रहे थे, आंटी अंकल की तरफ देख रही थी। मैं कहने लगा कि मैं इसलिए आपको आवाज़ दे रहा था कि लड़की का मामला था, मैं आप लोगों का मदद लेना चाहता था, लेकिन आप लोग तो दरवाज़ा खोले ही नहीं। तब अंकल कहते हैं कि बेटा, कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी यहाँ हो जाता है, लेकिन बेटा तुम इस चक्कर में तो फंसे नहीं ना। मैं कहने लगा, चक्कर? अरे अंकल, मैं उस लड़की की मदद करने के लिए आपको आवाज़ लगा रहा था और आपने तो दरवाज़ा खुला नहीं, ना कोई जवाब दिया। तब मुझे उस लड़की को लेकर के कॉलोनी तक जाना पड़ा। वो तो हमारी कॉलोनी की लड़की थी। रात को मैं पूरा कहानी बता देता हूँ। तब अंकल आंटी एक दूसरे की तरफ देखते हुए नज़र आते हैं। मैं उनका चेहरा देखता हूँ, शायद वो डरे हुए थे। दिन के टाइम में उनका डरा हुआ चेहरा देख करके मैं कहता हूँ, अंकल आंटी, ऐसा क्या बात मैंने बता दिया कि आप लोग डर गए? तब आंटी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अंकल उसको डांट देते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अब देखो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, हम किसी लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते बेटा। यहाँ तो चलता रहता है, रोड है, रोड पर हम दुकान लगाए बैठे हैं, तो बेटा हम इस उम्र में आ चुके हैं कि हम कोई लफड़ा में फंसना ही नहीं चाहते। मैं समझ गया था, मैं तो रात को ही समझ गया था कि जिस अवस्था में है अपना धर्म कर्म चला रहे हैं, अब किस लफड़े में पड़ना चाहेगा। आखिरकार मैं नाश्ता करता हूँ और इसके बाद अपने काम धंधे पर निकल जाता हूँ, ऑफिस निकलता हूँ। ऑफिस के बाद मुझे जहाँ भेजा जाता है मैं अपने शहर की तरफ निकल लेता हूँ। अब दिन भर मुझे काम करना है, अब फिर शाम को मैं लौटता हूँ। शाम के लौटते टाइम मैं उसी ढाबे पर आता हूँ, क्योंकि वही तो हमारा एक तरह से भोजन का केंद्र था। मैं वहाँ खाना खाता हूँ। अब मैं चर्चा नहीं छेड़ता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ और फिर वहाँ पैसे चुका करके आप अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। ताला खोलता हूँ। ताला खोलने के बाद घर बिल्कुल जैसा था, जैसा हमेशा रहता था, वैसे ही था। मैं चारपाई पर लेट जाता हूँ। अब मैं रात की बातें, अब खालीपन हो चुका था, अब मेरे पास में कोई काम नहीं था, तो दिमाग दौड़ने लगता है। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा, आखिर वो लड़की किसके चक्कर में पड़ गई थी, बात क्या था। मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया। एक मन में अफसोस था, लेकिन चलो लड़की सही सलामत अपने घर में पहुंच गई है। और वो एक तरह से कहूँ ना, उसकी सुंदरता मुझे सोने भी नहीं दे रही थी। मैं उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव था ही नहीं। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे होश नहीं होता। दिन भर मोटरसाइकिल चलाना बच्चों का खेल तो था नहीं, थक गया था, नींद आ गई। आखिरकार जब मैं बाथरूम करने के लिए उठता हूँ ना, और जैसे ही चारपाई से मैं उतरता हूँ, मैं देखता हूँ जिस चटाई पर मैं कल सोया था वही चटाई पर वो लड़की सो रही है, मस्त नींद में। ना तो अपना दुपट्टा बांधा हुआ था चेहरे पर, आज चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उस लड़की को देख करके एकदम हैरान रह गया, ये हमारे घर में कैसे आ गई भाई, कैसे आ गई? दरवाज़ा तो बंद था, दरवाज़ा तो बंद था, कैसे आ गई? मैं काफ़ी देर तक उसको निहारता रहा। अब मैं उसके सुंदरता में कई बार खो चुका था। फिर अपने मन को समझाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़की मुसीबत में है। हम तो कल रात को इससे पूछ ही नहीं पाए, लेकिन लड़की कैसे आई भाई? ये सवाल जो था ना, मुझे अब सोचने के लिए बेबस कर रहा था। बाथरूम लगी हुई तो मैं फटाफट बाथरूम की तरफ भागता हूँ, और जब आता हूँ ना तो लड़की जाग चुकी थी। शायद खड़बड़ से अब उसकी नींद खुल गई थी, उठ के बैठ गई थी। जैसे मुझे देखती है अब मुस्कुराने लगती है।
तब मैं कहता हूँ, आप सुबह में चली गई थी ना? लड़की कहती है, हाँ मैं चली गई थी अपने घर को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे अपना घर मिला नहीं। मैं कहता हूँ, जब आप इसी कॉलोनी में रहती हैं तो आपको अपना घर आपको मिलता नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन एक पहले ये बात बताइए, दरवाज़ा तो मेरा बंद था अंदर से, तो आप अंदर कैसे आई? कहने लगी, ना ना मैं तो धक्का दिया था, दरवाज़ा खुल गया, आराम से अंदर दाखिल हो गए। मैं देखा आप नींद में डूबे हुए हो, मैं आपको जगाई नहीं। मैं जान गई थी कि आप बाइक चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं चाटाई जो पड़ी हुई थी मैं बिछा करके सो गई। बस इतनी सी बात है। अब उस लड़की को देख करके मेरी नींद उड़ चुकी थी। लड़की ने शायद जो बता रही थी उसमें कहाँ तक सच्चाई थी ये मैं अभी तक परखा नहीं था, क्योंकि अंदर से सिटकने लगाने के बाद में कोई बाहर से मैं ऐसा कभी देखा ही नहीं, महसूस नहीं किया। नहीं, चलो देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, शायद दरवाज़ा खुल गया हो। मैं इस बात को भी मान लेता हूँ। तब मैं उसके बारे में जानकारी लेने लगता हूँ। कहता हूँ कि आप उस रात जो मुसीबत में पड़ी हुई थी, आपके पीछे वो दाढ़ी वाला, बड़े बड़े लंबे बाल वाला, वो पगड़ी वाला इंसान कौन था? आप कह रही थी कि उसके कैद से आप निकल के भागी हैं, तो मामला क्या है? अगर आप बताना चाहो तो आप मुझे बता सकती हो, और नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। तब कहती है, आपने मेरे ऊपर में बहुत बड़ा उपकार किया है, आपने मुझे उस झंझट से बाहर निकाल दिया, उस मुसीबत से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। अगर आप हिम्मत नहीं करते ना तो शायद मैं निकल नहीं पाती। मैं अब अपने ऊपर में थोड़ा सा शाबाशी देने लगा, शायद वो मुझे तारीफ कर रही है। मैं कहने लगा, देखो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो तो डर करके भाग गया। मज़ा तो तब आता जब आमने सामने का टक्कर होती, दो दो हाथ होता, और तब उसको मैं नानी याद दिला देता। वो तो डर करके डब्बू किस्म के इंसान था, भाग गया। आपके साथ में क्या किया? वो बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अपना होठ छील लिया था। कहने लगी, अभी नहीं, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। मैं कहने लगा, फिर आपका परिवार में कौन कौन रहता है? आप अपना घर कैसे भूल गए? अब मैं सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन वो तो चुप्पी साध गई थी। मैं कहने लगा, देखिए चुप्पी कोई सवाल का मतलब नहीं होता है। जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगी, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी, तो मैं आपका मदद कैसे कर पाऊंगा? लड़की जो चुपचाप शांत थी, मुस्कुरा रही थी, अचानक वो उसके चेहरे पर अब एक तरह से रंग अलग अलग मुझे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अंदर से सोच रही हो, क्या ये सब कहानी बताया जाए ना बताया जाए। चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कहने लगा, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो बिल्कुल मत बताइए, आराम कीजिए, हम सुबह फिर बात कर लेंगे। लेकिन सुनिए, सुबह जाने से पहले मुझे ज़रूर जगाइएगा। ऐसा नहीं, वैसे तो हमारे घर में कुछ कीमती सामान तो है नहीं, आप तो देख ही रही हो, ये तो फक्कड़ का घर है। इसके बाद वो लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है। मैं समझ गया था कि अभी वो इस ढंग से अब बता नहीं सकती है, शायद वो परेशानी में है, कोई और समस्या है। मैं भी उसको ज़्यादा उकसाता नहीं हूँ। अब मैं भी अपने चारपाई पर सोने जाता हूँ, तभी ध्यान आ जाता है, भाई लड़की है, नीचे सो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेहमान है मेरी। अब उसका जो चेहरा मोहरा था, मैं देखकर प्रभावित भी हो चुका था। मुझे लगने लगा कि कहीं मेरे किस्मत का ताला तो नहीं खुल रहा है। मैं उसको कहता हूँ कि मैडम जी, आप चारपाई पर सो जाओ, अब मैं चटाई पर सो जाऊँगा। वो पहले तो मना करती है, लेकिन जब मैं जिद कर लेता हूँ तब जा कर के वो चारपाई पर लेट जाती है। अब मैं अपने उसी बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। मैं फिर दोबारा उससे बात नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि मैं उससे ज़्यादा बात करूँगा फिर वो रोने लगी। मैं किसी को रोते हुए देखना पसंद नहीं करता था। आखिरकार मैं उसी के बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। आज सुबह जब उठता हूँ तो फिर जैसे कल की रात में जब सुबह होता है गायब हो जाती है, वैसे गायब हो गई थी। दरवाज़ा सिटकनी खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद अपने मकान वकान वही देखने के लिए गई होगी, अपना घर तलाशने के लिए गई होगी, आ जाएगी आ जाएगी। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं 1 घंटा पूरा लेट हो चुका था। नहा धो के अपने काम पर जाने के लिए मुझे लगा कि अब लौट के आएगी, कुछ बताएगी, लेकिन नहीं आती है।
तब मैं अपना घर से निकलता हूँ, ताला बंद करता हूँ, चाबी अपने जेब के हवाले, और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसी ढाबा पर नाश्ता पानी करता हूँ। आज तो कुछ भीड़ थी तो मैं अंकल आंटी से बात भी नहीं कर पाया था, अपने काम पर निकल गया। शाम के जब लौटता हूँ मुझे लगा कि शायद आज भी लड़की आ सकती है। खाना खाता हूँ और इसके बाद मैं अपने कमरे पर चला जाता हूँ। मैं जा कर के देखता हूँ ताला जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा हुआ है। मैं खोलता हूँ चाबी से और फिर अंदर प्रवेश करता हूँ। घर के अंदर में तो अब लड़की थी नहीं। अब मेरी नज़र में तो अब सुबह ही निकल चुकी थी। इसके बाद गर्मी का टाइम था, मैं थोड़ा नहा धो करके फ्रेश होकर के और फिर मैं अपने बिस्तर पास जाता हूँ। जैसे कल का रात हुआ था ना, वैसे ही आज की रात भी हुआ। जब मुझे बाथरूम के लिए एक बार मैं ज़रूर जगता था रात में, और जब जगता हूँ तो वही लड़की चटाई पर सोई हुई है। मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ, आज कैसे आ गई? आज तो मैंने कुंडी अच्छी तरह से लगा रखी थी, बाहर से खुलने का मौका नहीं। अब मैं इसको परखना भूल गया था कि कहीं बाहर से धक्का देने पर खुल जाता है। अब मैं कैसे कर सकता था? मैं अब एक तरह से सोचने पर विवश हो गया, आखिर इस लड़की को अपना घर मिलता क्यों नहीं है? अंदर इसके राज क्या छुपा हुआ है जो बताना नहीं चाहती? अगर ये जगेगी तो मैं आज रात को जरूर पूछूंगा। मैं बाथरूम से निपट कर आ गया और वही हुआ, कुछ खटखट हुई बाथरूम में और फिर वो उठ के बैठ गई थी। मेरी तरफ देख करके फिर मुस्कुराना शुरू। मैं उसी के पास चटाई पर, अब खाट पर नहीं बैठता हूँ, मैं चटाई के पास जा कर के बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि खाना वाना खाई हो? सर हिला देती है, मतलब हाँ खाना खा लिया। अब मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारा घर नहीं मिला? सर हिला देती है। अब मैं कहता हूँ देखो, अगर आप बताओगे नहीं तो मैं आपका मदद कैसे करूँगा? कुछ अपने बारे में बताओ। आपके अंदर में सारी बातें छिपा कर रखी हुई है, उससे अब मैं आपका कोई मदद ही नहीं कर पाऊँगा। जब तक आपके बारे में नहीं जानूँगा तब तक आपका मकान भी तलाश नहीं कर पाऊँगा। और आखिर आपके साथ में हुआ क्या था? जब तक पूरी कहानी आप मुझे नहीं बताओगे, अब मैं भला मदद कैसे करूँगा? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप मेरे घर में आकर के सोओगी? और आज कैसे दरवाज़ा खुल गया? वो कहने लगी वही बात जिससे रात में कहा था, मैंने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। मतलब हमारे जो घर की दरवाजे का कुंडी थी कमज़ोर थी, कोई बाहर से धक्का दे दे वो खुल जाती होगी। मैं सोचने लगा कि आज मैं ज़रूर परखूँगा लेकिन ये सुबह का काम था। मैं लड़की को बार बार सवाल पूछने लगा और फिर वो कल की तरह रोना शुरू कर दिया। आज मैं फिर चुप हो गया। जब रोना शुरू किया मैं कहने लगा ठीक है, आप नहीं बताना चाहती हो ना तो मत बताओ। लेकिन इस बार वो बोलना शुरू कर दिया। कहती है नहीं, मैं आपको कल भी बताना चाहती थी, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना तो शायद आप मुझे अपने घर में रखोगे नहीं। मैं कहने लगा भाई मैं बिल्कुल रखूंगा, अगर आप बिल्कुल सही सही बताओगी। जो भी आपके दिल में चल रहा हो आप सब कुछ बताओ। वो नौजवान कौन था? क्या इस कॉलोनी में आपका सचमुच में घर है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इंसान अपना घर को भूल जाए, अपने परिवार का भूल जाए। तब वो चुप होकर मेरी तरफ देखने लगती है। कहती है नहीं, मेरा घर था, इसी कॉलोनी में था, लेकिन आज मैं अपने घर को ना पहचान पा रही हूँ और ना उसमें रहने वाले लोग को पहचान पा रही हूँ। मेरा परिवार कहाँ गया मैं कुछ भी नहीं जान पाई। मैं कहने लगा कब से आप अपने घर से गायब हो? वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शायद उसको याद नहीं आ रहा था। कहने लगी बहुत लगता है बहुत टाइम हो चुका है, तभी तो हमारा जैसा घर था उसी जगह पे एक घर है, लेकिन हमारी तरह नहीं था। जब मैं वहाँ उस घर में रहती थी तब वो घर अलग किस्म से बना हुआ था, लेकिन अब तो 3 मंजिल बना हुआ है। पहले तो 1 मंजिल था। मैं घर के अंदर भी जो भी रहने वाले लोग हैं मैं उनको परखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उस घर में रहते ही नहीं है। अब एक तरह से मेरे लिए वो पहली बन चुकी थी। मैं कहने लगा कि कितना टाइम हो गया, कुछ अंदाज़ा आपको नहीं है कि कब आप इस घर से गई थी, कब आप किसी संकट में फंस करके कैद हो गई थी? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है तो बताइए ना।
याद करने लगी, शायद उसको याद नहीं आ रहा था, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब इसके आगे बताइए आपके साथ में क्या हुआ था, वो नौजवान कौन था। फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, मेरी तरफ देखती है। मैं कहता हूँ घबराइए मत, बिल्कुल आराम से बताइए, अगर आपको पानी की ज़रूरत है मैं पानी भी देता हूँ। और तब वो मना कर देती है। अब फिर कहती है आप डरेंगे तो नहीं ना। मैं हंसने लगा उसकी बात सुन करके। मैं कहने लगा अगर मुझे डरना होता ना तो मैं आपकी मदद नहीं करता। जब उस नौजवान से नहीं डरा जो आपको अब ना जाने कि आपके साथ में क्या किया था, आप उसकी कैद में कह रही थी, जब मैं उससे नहीं डरा तो आपसे मैं कैसे डरूंगा, और आप तो फूल जैसी लड़की हो। और तब वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं कहूँ कि अगर मैं प्रेतात्मा हूँ तो क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात इतनी सरल थी कि मैं बरबस मुस्कुरा दिया। हाँ, कहने लगा तुम हो कैसे प्रेतात्मा। प्रेतात्मा लोगों को तो अब शायद नज़र नहीं आती है, कुछ खास लोगों को नज़र आती है। मैंने तो आज तक किसी प्रेतात्मा को देखा नहीं है। आप प्रेतात्मा के बारे में तो बहुत कुछ मैं जानता हूँ, जो लोग बाग मुझे बताए हुए हैं। प्रेतात्मा आपकी तरह सुंदर नहीं होती है, वो तो बहुत ही भयानक रूप वाली होती है, लोगों को तकलीफ देती है। लेकिन आप तो ऐसी नहीं हो, आप मजाक कर रही हो ना। तब कहती नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। इसके बाद जो अपनी कहानी शुरू करती है मुझे तो हैरत में डाल देती है। मैं कभी भी किसी भूत प्रेत, किसी आत्मा को मैं देखा नहीं था। किससे कहानियां मैं जरूर सुना था, लेकिन किसी अच्छी आत्मा की नहीं, बुरी आत्मा को। अच्छी आत्मा भी होती है, मुझे उसी रात पता चला था। मैं तो सोचता था कि शायद जितनी भी आत्माएं इस धरती पर रहती हैं सबके सब बुरी है, लेकिन मेरा भ्रम टूट गया था। जब वो पूरी पूरी कहानी बताती है ना तो मैं सोचने पर बेबस हो जाता हूँ। उसकी जो कहानी थी मैं आपको वो सुना रहा हूँ। वो लड़की का अच्छा भला नाम था, अब मेरी ही कॉलोनी में वो रहा करती थी। लेकिन बहुत साल पहले जब उसका हंसता खेलता परिवार था, और वो एक बहन एक भाई और माँ बाप, छोटा सा फैमिली था। पापा कहीं अच्छे पोस्ट पर काम करते थे और घर में खुशहाली थी। उसी टाइम लड़की जो थी वो नौजवान हो चुकी थी। किसी लड़के से उसका आँख लग चुका था, प्यार हो चुका था। छुप छुप के वो लोग मिला करते थे। लेकिन जो लड़का था ना, उनके परिवार का कास्ट में नहीं था, वो अलग कास्ट का था। लड़की डरती थी कि अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना तो हमारी उससे शादी नहीं हो पाएगी, ना मैं उससे प्रेम कर पाऊंगी। और लड़का भी वही बात कहता था। वो बार बार उकसाता था कि देखो, अगर हम लोग भाग जाए ना तो हम अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकते हैं। लड़का बार बार ऐसा वो बोलता था कि हम लोग भाग चलते हैं, अगर हम यहाँ पर रहेंगे, इस परिवार में रहेंगे, तो हमारी शादी कहीं और हो जाएगी, हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लड़की को समझाता रहता था, लड़की को भी दिमाग में ये बात आ जाती है। तब एक अच्छा दिन देख करके कुछ गहने वगैरह अपने माँ का जो उसी के शादी के लिए बनवाया गया था, वही सब गहने लेकर के, कुछ पैसे जो उसके पास में थे, कुछ माँ के पास में, और वो सब एक थैले में रख करके और कुछ कपड़े लेते लेकर के रात को लड़का इंतज़ार कर रहा था और वो उसके साथ भाग जाती है। लेकिन लड़का प्रेम करता था, वो जानता था कि इसके पापा बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा पोस्ट पर हैं। लड़की भागेगी तो बहुत सारा नोटों का बंडल लेकर के और वो बहुत सारा जेवर लेकर के भागेगी, उस लालच में था। अब भाग तो जाती है लड़की, लड़की कहती है मैं भाग तो गई थी, लेकिन धीरे 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 उस लड़के का परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। वो शायद मुझे इसलिए घर से भगा के लाया था, उसको लग रहा था कि मैं बहुत सारा पैसा लेके आऊँगी। जब वो पैसा देखता है जो थोड़े मात्रा में होता है, अब वो मुझ पर नाराज़ होने लगता है और कहता है इस पैसों से हमारा धर्म कर्म कैसे चलेगा, ये तो पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम धर्मशाला में, कभी होटल में, और ऐसे ही अपना टाइम पास करते थे। एक शहर में हम ज़्यादा दिन तक रुकते नहीं थे, फिर अगले शहर में चले जाते थे। इधर हमारा परिवार शायद हमारा को खोजबीन में लगा हुआ था, लड़का डरा हुआ था, इसलिए एक शहर में रुक नहीं पाता था।
हम लोग अलग अलग शहर में जाते थे, सस्ते वाले कमरे लेते थे, उसमें कुछ दिन बिताते थे। लड़का हमें कोसता रहता था, कहता था कि तुम घर से भागी थी, मैं तुम्हें बताया भी था, अब मोटा पैसा लेके चलना चाहिए था। और वो जो शादी वाला जेवर था ना, मैंने उसको दिखाया नहीं था। अगर उसको पता चल जाता ना कि मैं जेवर लेके आई हूँ, तो जेवर भी बेच देता। और वो मेरा शादी वाला जेवर था। मेरे मन में इच्छा थी कि जब हम लोग एक साथ रहेंगे, हम मंदिर में चल कर के कहीं पर शादी कर लेंगे, और तब मैं वो जेवर को पहनूंगी जो माँ मेरे लिए प्रेम से बनाई थी। लेकिन मैं उसकी लालच को दिमाग से पड़ गई थी। वो तो लालची लड़का था, हमारे धन दौलत को वो पाना चाहता था, इसलिए मुझसे प्रेम किया था। अब मैं तो फंस गई थी, लेकिन अब मैं अपना घर भी तो नहीं जा सकती थी। अब ना मैं कहीं की रही, ना घर की रही, ना घाट की रही, बस रोना शुरू मैं कर देती थी। लड़का मेरे रोने के आदत से चिढ़ जाता था, कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठा देता था। मैं और ज़्यादा रोने लगती थी। और इसके बाद वो लड़का को लग चुका, अब सारा पैसा खर्च हो चुका था। अब तो लगने लगा था कि मैं अब एक तरह से उस पर बोझ ना बन जाऊं। और वो रात में कहीं मुझे उसी कमरे में छोड़ कर के भाग जाता है। जब मेरी नींद खुलती है, जब अपने बगल में अपने प्रेमी को नहीं पाती हूँ, तो मैं खोजबीन शुरू कर देती हूँ, लेकिन उसका अता पता नहीं। जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है, अब मैं ऐसे धर्म संकट में पड़ गई थी, ना तो मैं अपने घर जा सकती, ना किसी रिश्तेदार के पास जा सकती थी, और ना मेरे पास में पैसा था। बस ले दे करके मम्मी के बनाया हुआ जेवर ही था, और जो मैं छुपा कर रखी थी। मुझे लगने लगा कि हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं कैसे अपने धर्म कर्म चलाऊं। और मैं उस लड़के को भी ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लड़का एक बार गायब हो चुका तो गायब हो चुका था। मैं इतनी में परेशानी में फंसी थी, और लोग बाग की नज़रें मेरी पीछा करती थी। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, तो कुछ आवारा किस्म के लड़के हमारा पीछा भी करते थे। मैं बड़े दोहरी मुसीबत में फंस चुकी थी। मैं घर से भाग करके अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया था। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैं अपने आप को छिपाती थी। अब मेरे पास में पैसे भी नहीं था कि मैं किसी होटल में जाकर रुकूं, किसी धर्मशाला में रुकूं। उस लड़के को तलाश कैसे करूं, इसमें बहुत वक्त लगता था। मैं पैदल ही चला करती थी, शहर में घुमा करती थी। जब उसके कद काठी का कोई नौजवान मुझे दिखता था तो मैं उसकी तरफ दौड़ जाती थी कि शायद मेरा प्रेमी है। लेकिन जब मैं पास में जाती थी तो कोई और ही निकलता था। इस तरह मैं खाली पेट भूखे पानी पी पी करके अब मैं कोई धर्मशाला में या मंदिर के सामने में जा करके लेट जाती थी। वहाँ पर भी मुझे लेटा नहीं, अब जो भी लेटते थे वहाँ में मुझे भगा दिया जाता था कि नहीं, अब यहाँ बंद हो चुका है, कहीं और जा कर के देखो। रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर मैं जा के समय पास करने लगी। लेकिन बुरी नज़र वाले हर जगह पाए जाते हैं। वो मुझे बुरी नज़र से घूरा करते थे, और अगर उनका बस चले तो ना जाने मेरे साथ में क्या क्या करते। इन चीज़ों से मैं बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई रहती थी। लेकिन अपने जो जेवर था सोने वाला, संभाल के रखी थी। आखिरकार मैं उस शहर के छोड़ करके अब मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ। अब मेरा मंजिल को पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगी। और आखिरकार जब एक जगह पर ट्रेन रुकती है, तब मैं उतर जाती हूँ ईश्वर के सहारे। लेकिन मैं अब ट्रेन की पटरी पार कर रही थी, और इसके बाद जो मेरे साथ में हादसा हो जाता है, मुझे उसी टाइम बस याद था एक दर्दनाक हादसा मेरे साथ में हुआ था, जब एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो जाती है। जहाँ तक मुझे याद है, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कहाँ पर थी, इतने दिन मैं कर क्या रही थी। आखिरकार जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को एक प्रेतात्मा के रूप में पाती हूँ। मैं अपने घर को तलाशने की कोशिश करती हूँ, लेकिन घर का याद ही नहीं आता है। मैं अपने आप को, अपने परिवार में कौन कौन है, मैं जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता है। तब ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो प्रेतात्माओं को पकड़ते हैं अपने अपने काम निकालने के लिए। ऐसा ही एक तांत्रिक आदमी मुझे अपने गिरफ्त में ले लेता है। ना जाने कितने साल तक वो मेरी को कैद में रखता है। अपनी जो काम जो करवाना चाहता है, अब मुझे मजबूरी में करना पड़ता था। मुझे दंडित भी करता था जब मैं उस काम को मना कर देती कि नहीं, मैं ऐसी कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ,
मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, तब मुझे दंडित करता था। मैं रोती थी, चिल्लाती थी। हाँ, तब वो हंसता था। वो कहता था कि मेरी चंगुल से कभी निकल ही नहीं सकती। लेकिन एक मौका मुझे मिलता है उसके चंगुल से भागने का, और वही मौका जो आप मुझे मिले थे। इसके बाद वो प्रेतात्मा लड़की रोने लगती है। मैं तो उसकी कहानी सुन करके हैरान हो गया था। कहानी तो बहुत लंबी थी, लेकिन मैं इस कहानी को शॉर्टकट में बताया हूँ। मैं हैरान रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे सामने में जो लड़की बैठी हुई है, ये अपने आप को प्रेतात्मा कह रही है, और मैं उसको छूने की कोशिश करता हूँ। मैं एक सच कहूँ ना, मैं जब हाथ पकड़ता हूँ ना, तो मुझे एहसास तक नहीं होता है कि मैं एक प्रेतात्मा का हाथ पकड़ा हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रेतात्मा, आप वास्तव में हो या कोई झूठी कहानी सुना रही हो। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और तब वह प्रेतात्मा अपना परिचय मुझे दे देती है, उसी जगह पर बैठे बैठे गायब हो जाती है। और तब मैं डर जाता हूँ। आखिरकार मैं डरता हूँ, तब मेरे सामने आती है और कहती है, कुछ दिनों तक मुझे इस घर में रहने दीजिए। जब मेरी इच्छा हो जाएगी, मतलब मेरी मुक्ति जब मिल जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तो इतना डर चुका था, मैं क्या बताऊँ। मैं कभी प्रेतात्मा के बारे में ना जाने क्या क्या सोचता था कि प्रेतात्मा बहुत बुरी होती है, लेकिन ये प्रेतात्मा तो अलग ही थी। और उसी टाइम मुझे ऐसी प्रेतात्मा के बारे में पता चला था कि जो अच्छी भी होती है। मैंने हाँ भर लिया। मैं कह दिया था कि जब तक आपकी इच्छा हो, हमारे घर में आप रह सकती हो। यहाँ पर आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होने वाला है। जो भी आप खाना पीना चाहो, मैं ले आकर के यहाँ पर रख सकता हूँ। तब जाकर के वो खुश हो गई थी। कहती, नहीं, मुझे भूख नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं आपसे खुद मांग लूँगी, लेकिन अभी मुझे किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। अब इस तरह से मैं अपने काम पर भी जाता था, और जब रात में आता था तो प्रेतात्मा मेरे को स्वागत करती थी। हम दोनों कितना जल्दी दोस्त हो गए थे, अब मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं तो वैसे भी प्रेतात्मा से बहुत डरा करता था, लेकिन उस प्रेतात्मा ने मेरा जो सोचने का नज़रिया था ना, बिल्कुल बदल दिया था। दोस्ती हो गई थी। अब इधर जो मेरी बहन की शादी थी ना, पूरा 1 साल 6 महीना से ऊपर अब हो चुका था। मतलब कुछ ही महीने बाकी था शादी वादी होने में, उसका भी टेंशन लगा हुआ था। अब जो भी सैलरी मिलता था ना, मैं बताया ना कि अपने आप पर बहुत कम खर्च करता था। आज जो भी बचत करता था सीधा घर पर। अब कुछ ऐसी भी चीज़ों की जरूरत थी। अब मेरे पिता तो शादी ब्याह कर लिए थे, लेकिन जो मेरी इच्छा थी ना, कि मैं वो पूरा नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि अपने बहन की शादी धूमधाम से करूं। अब इतना बड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं औकात में था उसी में करना चाहता था। लेकिन उसके लिए भी तो पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। मैं चिंतित होने लगा था। और तब वो मेरे से पूछती है कि चिंता की बात क्या है, क्यों चिंता कर रहे हो, आप मुझे कुछ बताओ। और तब मैं अपनी घर की कहानी बताता हूँ। मैं यही बताता हूँ कि मेरी इच्छा थी अपनी बहन की धूमधाम से शादी करने का, लेकिन अब इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। अब तो साधारण हालत में शादी होगी, जैसे मेरे पापा मम्मी करना चाहते हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी ना कि मैं एक ठाठ से अपनी बहन की शादी करता, मैं विदा करता हंसी खुशी अपनी बहन को। और तब कहती है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं कहता हूँ, आप क्या करोगी, आप तो प्रेतात्मा हो, आपके बस में क्या है। और तब कहती है, धन की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ, हाँ, धन की आवश्यकता है। और कहती है, अगर मैं पूरा कर दूँ तो। मैं कहा कि कैसे। कहती है, तुम भूल गए। मैंने कि क्या भूल गया। तब बता रही थी कि जब मैं घर से निकली थी ना, मेरे माँ ने मेरे लिए शादी के लिए जेवर बना कर रखे थे, मैं उसको लेके भागी थी। वो आज भी मेरे पास में है। मैं हैरान रह गया। अब मैं कहने लगा, तुम तो ट्रेन से टक्कर हो गया था, फिर वो जेवर कहाँ है। और तब कहने लगी कि जहाँ पर टक्कर हुआ था ना, वहाँ पर एक नहर पुलिया थी, और वो सब मेरे सामने में, जब मैं होश में थी, वो मेरे हाथ से उछल करके और उसी पानी के अंदर में गिर पड़ा था। जो पुलिया थी वहाँ पर नीचे अब पानी था। जब मैं होश में आई अपने आप को, और तब मुझे लगा कि मैं घर से भागी थी ना, और तब मेरे साथ में वो जेवर था जो मेरे शादी का, वो मुझे याद आ गया। मैं कहने लगा, जब ये याद आ गया तो आपका परिवार भी तो याद आना चाहिए था। वो फिर रोने लगी और कहने लगी, याद तो आ गया, लेकिन जब मैं जाती हूँ उस घर में,
अब वो घर मेरा नहीं है। वहाँ पर मेरा परिवार रहता था, मैं उसी घर में पैदा हुई, उसी घर में पली बड़ी, जवान हुई, लेकिन अब वो घर मेरा नहीं है। वो घर कोई और खरीद लिया है। अब मेरा परिवार कहाँ गया, मैं आज भी ढूंढती रहती हूँ। मैं उसकी बात सुन करके उदास हो जाता हूँ। तब कहती है, अब छोड़ो भी, आपको धन चाहिए ना, तो धन मेरे पास में वही है, वो जेवर है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं लेके आ सकती हूँ, वो अब हमारे किस काम का है। मैं मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया। हाँ, 5 दिन जरूर लगा था उस जेवर को तलाशने में, ढूंढने में। वो रोज़ रात को चली जाती थी। उस जो रेलवे लाइन का ब्रिज था, वहाँ पानी के अंदर शायद उसको तलाशती रहती थी। आखिरकार 5 दिन के अंदर में सफलता मिल गई थी। जब वो लौटती है ना, तो मैला कुचेला मिट्टी से सना हुआ काले रंग का पोटली वो लेके आती है। बड़ा खुश नजर आती है। कहती है, देखो मैंने ढूंढ लिया है, मैंने ढूंढ लिया है। अब मैं पोटली को देखता हूँ, ये क्या है, ये गंदगी से भरी पोटली। तब कहती है, इसको खोल के तो देखो। मैं बिल्कुल नहीं अब उसको छूना चाहता था, लेकिन जब वो कहती है, जिद करती है, तब मैं उसको खोलता हूँ। खोलता हूँ तो उसमें सोने का जेवर। मेरी तो आंखें चौंधी आ गई थी देख करके। अब मैं कहने लगा, ये कहाँ से लाई? कहती है, मेरा है, यही इसी के तो मैं बात कर रही थी। उसने मेरा बहुत सारा उपकार किया था। वो जेवर मुझे दिया। आज जेवर जब मेरे पास में आ जाता है, अब मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, ये आपके काम में आएगा? कहती नहीं है, अब हमारे किस काम में आएगा, आपकी बहन के काम में आएगी। आप अपनी जो इच्छा हो उसको पूरी कर सकते हो। अब हमारे किसी मतलब का नहीं है। आप इसको बेचो, इससे पैसा लो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो, जैसा आप सोचा करते थे। सच कहूँ ना, उस आत्मा को मैं गले से लगा लिया था पहली बार। इतनी नज़दीक थी, हमारी सांसें आपस में टकरा रही थी। पहली बार मैं प्रेम का इजहार करता हूँ, और इसके बाद तो हमारी शुरुआत हो जाती है। जब तक मैं गांव नहीं जाता हूँ, वो लड़की हमारे घर में रहती है। आज जब मैं अपने गांव की तरफ जाता हूँ बहन की शादी में, कहता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना, जल्दी मेरी बहन की शादी हो जाएगी, अब मैं लौट के आऊँगा। और वो हाँ करती है, मुस्कुरा के मुझे विदा करती है। और जब मैं अपने बहन की शादी धूमधाम से करता हूँ, और इसके बाद जब लौट के आता हूँ ना, वो हमारे कमरे में थी ही नहीं। मैं बहुत तलाश किया, बहुत जगह तलाश किया। मैं खाली रोडों पर घूमा करता था, कहीं नज़र आ जाएगी। ऐसे ऐसे बिराने जगह पर जाता था जहाँ उसकी होने की अब मुझे लगता था कि हाँ हो सकती है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। आज भी मैं उसकी तलाश करता रहता हूँ कि कभी न कभी हमारे पास तो आएगी। अब मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे इतना प्यार करने लगा था, जैसा लग रहा था कि वो मेरी पत्नी है। वो जो घर था ना मेरा, बहुत ही खाली खाली लगने लगता था। अब वास्तव में जब वो प्रेतात्मा मेरे साथ में रहती थी ना, वो घर खुशियों से भरा रहता था। लेकिन जब अपनी बहन की शादी करके लौटता हूँ, और जब वो प्रेतात्मा लड़की मेरे कमरे में नहीं दिखाई देती है, मन उदासी से भर जाता है। बहुत तलाश किया, आखिरकार वो मिलती नहीं है। और तब मैं कोई फैसला नहीं कर पाता हूँ कि आखिर बिना बताए हुए कैसे गई। क्या उसको मुक्ति मिल गई, या फिर कोई तांत्रिक वांत्रिक फिर उसको पकड़ के ले गए। और आज भी मैं उसके इंतज़ार करता रहता हूँ कि शायद कोई तांत्रिक पकड़ के ले गया होगा, तो ज़रूर कभी न कभी उसको आज़ादी मिलेगी, वो आ जाएगी। लेकिन इतना लंबा अरसा हो चुका है, अब तो ये मैं मान चुका हूँ कि शायद उसको इस जगह से मुक्ति मिल गई हो, अब मुक्ति पा करके वो चली गई हो। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप फिर दोस्तों मिलते हैं ना इसी चैनल पर कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।